अस्सलाम वालेकुम। लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुशामदीद। कफ़स तौबा किरण किस्त नंबर 8। नावल शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको सारे वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशंस मिलती रहें। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिएगा और कमेंट में हमें स्टोरी के हवाले से अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। उसने भाप उड़ाते कप को हाथ में पकड़ते चाय की एक चुस्की ली तो उसकी गरमाइश ने शदीद गर्मी में भी उसे सुकून मुहैया किया। अब्रिश सामने खड़ी कनखियों से उसे देख रही थी और नफीसा बेगम इसके साथ बैठी बार बार बहने वाले आंसुओं को रोकने की कोशिश कर रही थी। आप दोनों इतनी खामोश क्यों हैं? कोई बात कर लें, फिर मुझे जाना भी है। इन दोनों की खुद पर नजर टिकी देखकर जुरेज ने इन्हें बात करने पर उकसाया तो दोनों की निगाहों में हैरत उतरी। अब कहाँ जाना है? नफीसा बेगम ने पूछने में पहल की जबकि अब्रिश परेशानी के आलम में अपनी उंगलियां चटखाने लगी थी। मैं जेल से फरार होकर आया हूँ और पुलिस मेरा पीछा करते यहाँ तक जरूर आएगी। अगर मैं यहीं बैठा रहा तो दोबारा पकड़ा जाऊंगा, इसलिए मुझे रूपोश होना पड़ेगा। लेकिन आप फिक्र न करें, अब मैं आपसे राब्ते में रहूंगा और जैसे ही हालात कुछ बेहतर होंगे मैं आपको अपने साथ लेकर किसी दूसरे शहर चला जाऊंगा। लेकिन तब तक आपको सब्र से काम लेना है। कप को ट्रे में रखते उसने नफीसा बेगम के हाथ थामते आने वाले हालात से आगाह किया था। नहीं, अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। और जब तुमने कोई जुर्म किया ही नहीं तो पुलिस तुम्हारे पीछे क्यों पड़ी है? वो तड़प कर बोली तो अब्रिश ने अपने गाल पर तैरते आंसू साफ किए, जो जुरेज की आमद के बाद से इसके काबू में नहीं आ रहे थे। मैं जब अमेरिका में था तो वहां एक स्मगलर से मेरी दोस्ती हो गई। मुझे नहीं मालूम था कि वो कितनी बुराइयों में धंसा हुआ है। लड़कियों के साथ वक्त गुजारी, शराब नोशी और भी बहुत से गलत काम वो करता था। मैंने उसे काफी समझाया लेकिन जब मुझे इस बात का इल्म हुआ कि वो मंशियात के धंधे में मुलव्वस है तो मैंने उससे दोस्ती तोड़ दी। उसकी बीवी भी काफी अरसा मेरे पीछे पड़ी रही थी। खैर, आखिरी जुमला कहते उसने गर्दन मोड़ते अब्रिश को देखा जो भवें उठाए उसे देख रही थी। मैंने इन दोनों के खिलाफ रिपोर्ट करवाने की कोशिश की लेकिन उसने मुझे ही फंसा दिया। अपने सारे गुनाह मेरे जिम्मे लगाकर झूठी एफआईआर करवाई और फिर पुलिस वालों को अपने साथ मिलाकर मुझे जेल पहुंचा दिया। और अब जब उसे मेरे फरार होने का इल्म होगा तो वो खामोश नहीं बैठेगा। उसने नफीसा बेगम को कायल करने की कोशिश की जो इसकी ज़बानी तमाम इस कहानी सुनकर उलझन का शिकार हो रही थी। वो आपके पीछे से भी खामोश नहीं बैठा, लेकिन आपको इससे क्या फ़र्क पड़ता है? अगर आपके ख़्याल में आपका यहाँ से चले जाना ही मसले का हल है, तो शौक़ से जाएँ, लेकिन ये ज़रूर याद रखिएगा कि जो दुश्मन आपकी बीवी की यूनिवर्सिटी तक पहुँच सकता है, वो आपकी गैर मौजूदगी में यहाँ भी आ सकता है। दुखे दिल से कहते अब्रिश का लहजा दुरुस्त हुआ, तो जुरेज उसके इंकशाफ पर हैरत से खड़ा हुआ। क्या? सजावल आपकी यूनिवर्सिटी आया था? कब और क्यों? और इसने आपके साथ कोई बदतमीज़ी तो नहीं की? वह उसके करीब आते फिक्रमंदी से पूछ रहा था। अब्रिश ने उसकी खौफजदा आंखों में देखा जो अपने अंदर न जाने क्या कुछ समेटे हुए थी। आपको इससे क्या फर्क पड़ता है? आपने जाना है तो जाए। अभी वो इसके आने की खुशी ही महसूस नहीं कर पाई कि उसने वापस जाने की बात शुरू कर दी। तभी वो नाराजगी से कहते मुंह फेर गई। अब्रिश, कुछ कहने की बजाय उसने सख्ती से अब्रिश का नाम लिया तो वो उसे देखने लगी। वो सिर्फ मुझे डराने के लिए वहां पर आया था और मैं वाकई डर गई थी। उसने अपने बंदे से कहकर मेरी तस्वीरें भी बनवा ली ताकि आपको मुझसे बदगुमान कर सके। वो मुझे आपसे दूर करना चाहता है लेकिन उसे क्या मालूम कि हम पहले से ही बहुत दूर हैं। पूरे साल का गुस्सा अब आहिस्ता आहिस्ता निकलने लगा तो जुरेज के माथे पर शिकन पड़ी। इस आदमी को तो मैं अपने हाथों से मारूंगा, लेकिन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो मेरी गैर मौजूदगी में आपकी यूनिवर्सिटी आया था, लेकिन अब मैं मौजूद हूँ और उसे आप तक नहीं पहुंचने दूंगा। गुस्से से मुठ्ठियां भींचते उसका दिल चाहा कि वह सजावल को मौत के घाट उतार दे, लेकिन अभी उसे हिकमत अमली से काम लेना था। देखिए अब्रिश, मैं जानता हूँ कि आपने मेरी वजह से बहुत मुश्किलात सही हैं और शायद आपको मुझ पर एतबार भी ना रहा हो। शायद आपने मुझे बेवफा और दगाबाज समझा हो, लेकिन इस समय मेरा कोई इख्तियार नहीं था। मैंने हर नमाज के बाद आपकी हिफाजत के लिए दुआ की। जेल में भी आपकी याद से गाफिल नहीं हुआ। ये सब किस्मत के खेल है, लेकिन फिर भी मैं खुद को आपका मुजरिम समझता हूँ, इसलिए आपसे माफ़ी मांग रहा हूँ। मुझे माफ़ कर दें कि मैं आपकी हिफाजत नहीं कर पाया। मुझे सजावल को आप तक नहीं पहुंचने देना चाहिए था, लेकिन मैं इसे नहीं रोक सका क्योंकि मैं कैद में बेबस और मजबूर था। लेकिन वो जिंदगी में पहली बार किसी से माफी मांगते अपनी अना को कुचल रहा था जब अब्रिश ने उसकी बात काट दी। खैर है, वैसे भी मुझे अपनी हिफाजत खुद करनी आती है।
उसे जुरैज का नफीसा बेगम के सामने माफी मांगना अच्छा न लगा, तो जल्दी से कहते ट्रे उठाने के लिए आगे बढ़ी। मैं अभी पी रहा हूँ। उसकी हरकत पर जुरैज ने उसकी याद दहानी करवाई तो अब्रश ने उसकी बची हुई चाय पर नजर डाली। जहाँ जाएंगे वहीं से पी लीजिएगा। उसने अपने लहजे को हर मुमकिन हद तक मामूली रखा था, मगर जुरैज इसके तंज को अच्छी तरह समझते सर खुजाकर रह गया। हद है अम्मी, आपकी बहू में जज्बात नाम की कोई चीज ही नहीं। मैं तो इस खुशी में था कि जब इनसे पहली बार मिलूंगा तो ये तमाम गिले शिकवे भुलाकर मेरी खातिर मदारत करेंगी, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हिसाब है। अब्रिश के किचन में जाने के बाद उसने नफीसा बेगम से कहते दूर से ही अब्रिश को देखा, जो बर्तन पटक रही थी। वो ऐसी ही है, मर जाएगी लेकिन कभी अपने जज्बात का इजहार नहीं करेगी। लेकिन वो तुमसे मोहब्बत करती है, तभी तुम्हारे जाने का सुनकर गुस्से से बर्तन पटक रही है। नफीसा बेगम ने उसे गलतफहमी से निकालने के लिए संजीदा से कहा। आपको अपने रंग में न रंग दिया तो मेरा नाम भी जुरेज जासिम नहीं। नफीसा बेगम की बात पर उसने अब्रिश का चेहरा देखते खुद से अहद किया, फिर अपनी माँ की तरफ मुतवज्जो हुआ। मैं 1 घंटे के बाद निकलूंगा। आपके पास थोड़े से पैसे होंगे? हाँ, तुम्हारे अब्बू की पेंशन हर माह निकल मिलती है, इसी में से कुछ पैसे पड़े हैं। 15,000 तक होंगे, लेकिन अगर ये कम है तो मैं किसी से उधार ले लेती हूँ। नफीसा बेगम ने कहा तो उसने अपनी उंगलियों से आंखें भींच लीं। नहीं, बस 10,000 काफी हैं। ये भी मैं अपनी सहूलत के लिए रख रहा हूँ, वरना इतनी खास जरूरत नहीं है। उनके चेहरे पर उदासी देखकर जुरेज ने उनके लिए आसानी की तो अब्रिश चाय का एक कप लिए उसके सामने आई। नहीं, बस अब मैं 1 घंटा आराम करूंगा, फिर मुझे निकलना भी है। रोशनी होने से पहले मैं यहाँ से निकल जाना चाहता हूँ। इसके बढ़ाए हुए कप को इनकार करते वो उठा तो अब्रिश की गर्दन में गिरती उभरी। अम्मी, आप भी सो जाए, मैं जाने से पहले आपको जगा दूंगा। वैसे भी इतनी जल्दी पुलिस यहाँ नहीं पहुंच सकेगी। अभी तो शायद इन्हें मेरे फरार होने की खबर भी न मिले हो। वो कुछ देर वहीं अकेले गुजारना चाहता था ताकि आगे का लाया अमल तैयार कर सके। इसलिए नफीसा बेगम को आराम करने की नसीहत करके कमरे में चला गया, जबकि अब्रश ने शर्मिंदगी से चाय का कप वहीं रखा और नफीसा बेगम के किसी सवाल से पहले ही कमरे में चली गई, जहां जुरेज अलमारी खोलकर अपने कपड़े निकाल रहा था। मैं बाहर चली जाऊं? और जैसे ही कमरे में दाखिल हुई जुरेज ने उसे देखा तो वो उसकी नजरों का मतलब समझे बगैर जल्दी से बोली, नहीं, मेरे पास बैठ जाए। वो अपने कुछ कपड़े निकालकर इन्हें तय लगाते मुस्कुराकर बोला तो अब्रिश सोफे पर बैठ गई। ऐसे देखती रहेंगी तो मैं कहीं नहीं जा पाऊंगा। वो मुसलसल उसे देखती रही तो जुरेज ने आखिरी शर्ट को तय लगाते शरारत से कहा, नहीं, मैं तो ऐसे ही बस सोने लगी हूँ। अपनी चोरी पकड़े जाने पर वो घबरा कर उठी और बेड पर लेटते अपने ऊपर चादर ओढ़ ली। जुरेज मुस्कुराते हुए अलमारी में से कोई चीज ढूंढने लगा। वैसे शोहर को देखना गैर शरई, गैर कानूनी और गैर इखलाकी हरकत नहीं है, इसलिए आप मुझे पूरे हक के साथ देख सकती हैं। वो अब इसकी जानिब पुश्त किए कह रहा था, जब अब्रिश ने उसे पीछे से देखते शर्मिंदा होकर अपने सर पर थप्पड़ लगाया। अच्छा, इस जख्म पर दवा तो लगा दें, बहुत दर्द हो रहा है। उसकी झिझक दूर करने के लिए जुर्रेज दर्द का नाटक करते उसके पास बैठा, तो वो उसकी तवक्को के ऐन मुताबिक चादर हटाते उठी और साइड टेबल की दराज खोलकर दवा खोलने लगी, दवा ढूंढने लगी। ये लगा लें। कुछ लम्हों बाद उसने एक ट्यूब उसकी तरफ बढ़ाई तो जुरेज ने अपने हाथों को देखा। हाथों में भी दर्द हो रहा है। ये देखें, जब मैंने दीवार फलांगी थी तो पत्थर चुभ गया था। मस्कीन सूरत बनाते उसने अपनी मुस्कुराहट छुपाई तो अब्रिश ने थूक निगलते इसके बहाने पर गौर किया। कहाँ छुआ था? मुझे क्यों नहीं नजर आ रहा? उसके सफेद झूठ को पकड़ते अब्रिश ने उसकी हथेलियां देखी तो जुरेज ने उसके हाथ से ट्यूब देकर ढक्कन खोलते हुए उसकी तरफ बढ़ाई। चुप करके लगाएं और अब मैं इनकार ना सुनो। उसकी हाजिर दिमागी देखकर जुरेज ने धौंस जमाई तो वो चंद लम्हे उसके चेहरे को देखती रही, जो तस्वीर से निकलकर आज हकीकत में उसके इतना करीब था कि वो खुद को किसी तिलिस्माती दुनिया की बासी समझने लगी थी। फिर जब वो उसकी नजरों की ताब ना ला सकी तो दवा उंगली पर लगाते उसकी पेशानी के करीब आए। जुरेज मुस्कुराहट छुपाए उसे ही देख रहा था, जबकि उसके हाथ कांपने लगे। कभी कभार हम जिन रिश्तों को तखय्युल में अपने करीब देखना चाहते हैं, जब वो हकीकत में हमारे करीब आने लगे तो हमारे सोचने समझने की सलाहियत मफलूज हो जाती है। कुछ यही हाल अब्रिश का भी था। घबरा क्यों रहे हैं? मैं आपका शौहर हूँ। उसके कांपते वजूद को महसूस करते जुरेज ने पूछा तो उसने अपने लब कुचलते उसके माथे पर उंगली रखी और दवा लगाने लगी। जख्म गहरा होने की वजह से अब्रिश का दिल दुख रहा था, मगर वह इसके सामने कमजोर पड़ने की बजाय अपनी सांसें रोके दवा लगाती रही और जब पीछे हटने लगी तो जुरेज ने इसका बाजू पकड़ते दूर होने से रोका। जुरेज,
چھوڑے مجھے۔ اس کی سانسوں کی تپش اپنے چہرے پر محسوس کرتے اس نے دھیمی سی آواز میں التجا کی۔ نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے ابرش کی بازو پر اپنی گرفت مضبوط کر کی تو آنکھیں بھیگ گئیں۔ آپ مجھے کنفیوز کر رہے ہیں، اس نے بے چارگی سے کہا۔ تو سریش نے مسکراتے ہوئے اس کی پیشانی پر محبت کی پہلی مہر ثبت کی۔ اس کی جسارت پر ابرش کا پورا وجود کپ کپا کر رہ گیا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو میرے لمس سے آشنائی ہو جائے اور آپ میری غیر موجودگی میں بھی مجھے محسوس کر سکیں۔ اور پتہ ہے، میں اس وقت خود کو دنیا کا خوش نصیب ترین مرد تصور کر رہا ہوں کہ جس کی بیوی نے پورا 1 سال اس کا انتظار کیا ہے اور اتنے لمبے عرصے میں اپنے شوہر کے لیے خود کی حفاظت کی ہے۔ کسی بھی مرد کے لیے اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہوگی کہ اسے آپ جیسی وفادار بیوی ملے۔ اس کا ہاتھ نرمی سے تھامے اس نے ابرش کے آنسوؤں کو اپنی انگلیوں سے صاف کیا تو ابرش اس کے الفاظ پر متحیر سے اسے دیکھی گئی۔ میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں۔ اس کی خاموشی پر زریز نے مزید کہا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ ایسے ہیں۔ وہ بے ساختگی سے بولی تو زریز نے دلچسپی سے اسے دیکھا۔ کیسے؟ وہ اس کی حالت سے محظوظ ہوا۔ اتنے بدتمیز اور بے شرم۔ وہ بغیر لحاظ رکھے بولی تو زریز نے زوردار کہا لگاتے اسے بھی مسکرانے پر مجبور کر دیا۔ وہ تو میں ہوں، لیکن آپ سے کم ہی بدتمیز ہوں، جیسے آپ مجھے ہر بار تانے مار رہی تھی۔ مجھے سب سمجھ آ رہا تھا۔ آتے ساتھ واپس جانے کی باتیں کریں گی تو میں تانے ہی ماروں گی نا۔ اس کی گھبراہٹ قدرے کم ہوئی تو اس نے معصومیت سے کہتے زریز کی آنکھوں میں دیکھا جن میں ہنسنے کی وجہ سے پانی آ گیا تھا۔ تو آپ چاہتی ہیں کہ میں آپ کے قریب رہوں؟ معنی خیزی سے کہتے اس نے ابرش کو پریشان کیا تو وہ اس سے ہاتھ چھڑاتے بیڈ سے اتری۔ میں ابھی پھپھو کو بتا کر آتی ہوں کہ ان کا بیٹا جیل میں رہ کر کتنا خراب ہو گیا ہے۔ وہاں پر اچھی کمپنی نہیں ملی ہوگی نا؟ وہ اسے دھمکی دیتے صوفے پر بیٹھ گئی کیونکہ فی الوقت وہ خود بھی اس سے دور نہیں جانا چاہتی تھی۔ میرے ساتھ جو آدمی قید تھا اس نے 3 قتل کیے تھے، لیکن وہ میرے ساتھ کافی اچھا تھا۔ اسی کی وجہ سے آج میں یہاں ہوں۔ میں ایک بار اس سے مل کر شکریہ ضرور ادا کروں گا۔ خورشید کا خیال آتے ہی وہ سنجیدہ ہوا تو ابرش 3 قتل کے لفظ پر منہ کھولے اسے دیکھنے لگی۔ یہ تصویر یہاں سے ہٹا دیں، مجھے دیکھ کر اجنبیت ہو رہی ہے کہ میں کبھی ایسا بھی ہوتا تھا۔ دیوار پر لگی تصویر کو دیکھتے زریز کی آواز میں غم گھل گیا۔ آپ ابھی بھی پیارے ہیں۔ اس کے چہرے پر لہراتے سائے دیکھ کر ابرش نے کہا تو وہ مسکرا دیا۔ یہ بات نہیں ہے، بس مجھے اس تصویر کو دیکھ کر کوفت ہو رہی ہے۔ میں اسے خود ہی ہٹا دوں گا۔ وہ اسے اپنی دلی کیفیت نہیں سمجھا پایا، اس لیے بات ختم کرتے بیڈ پر لیٹ گیا۔ سجاول نے کوئی بدتمیزی تو نہیں کی تھی؟ دھیان اب بھی وہیں اٹکا تھا۔ نہیں، بس دھمکیاں دے رہا تھا کہ اگر میں نے اس کی بات نہ مانی تو وہ میری تصویریں آپ کو دکھا دے گا۔ اس کی فکر مندی سمجھتے ابرش نے اب کی بار طنز کرنے کی بجائے نرمی سے بتایا۔ کون سی بات؟ پتہ نہیں، یہ تو ابھی اس نے مجھے نہیں بتائی تھی، لیکن آپ پریشان نہ ہو۔ آپ کے پاس فون تو نہیں ہوگا نا؟ پھر ہم سے رابطہ کیسے کریں گے؟ ابرش کو نئی فکر لاحق ہو گئی۔ امی کا فون لے جاؤں گا، بس 10 منٹ تک نکلنا ہے۔ گھڑی پر نظریں گاڑے زریز نے بیزاری سے کہا تو اس کے دل کو کچھ ہوا۔ زریز؟ اس کی آواز کسی گہری کھائی سے آئی تھی۔ جی؟ زریز نے کروٹ لیتے اس کی طرف دیکھا جو اس سے دور صوفے پر بیٹھی تھی۔ کچھ نہیں، تامل سے کہتے نظریں جھکا گئی۔ ویسے زمل بتا رہی تھی کہ آپ مجھے یاد کرتی رہی ہیں۔ وہ ایسے گفتگو کر رہے تھے جیسے ان کے پیچھے پہلی اور آخری ملاقات ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، وہ تو فضول بولتی رہتی ہے۔ وہ مکر گئی تو زریز برا سا منہ بناتے ہوئے اٹھا۔ گھڑی کی سوئیاں مسلسل حرکت میں تھیں اور یہ 10 منٹ کا وقفہ وقت 2 لمحوں سے بھی مختصر لگ رہا تھا، جسے وہ دونوں اپنی یادوں میں سمیٹ کر ساری زندگی کے لیے محفوظ کر لینا چاہتے تھے۔ تھوڑی دیر رک جائیں، میرا مطلب ہے اتنی جلدی تو وہ لوگ یہاں نہیں آئیں گے نا؟ وہ اپنے کپڑے بیگ میں ڈالنے لگا تو ابرش نے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ میں رسک نہیں لے سکتا اور آپ کو سمجھانے کی ضرورت تو نہیں ہے نا کہ آپ نے پولیس والوں کے سامنے کیسے پیش آنا ہے۔ امی بتا رہی تھی کہ آپ میں ضرورت سے زیادہ عقل ہے۔ شروع میں سنجیدگی سے کہتے وہ پھر سے پٹڑی سے اترا تو ابرش نے اسے گھور کر دیکھا۔ اچھا سوری، ادھر آئے ذرا۔ اپنے کام سے فارغ ہوتے زریز نے منہ دکھائی والی انگوٹھی نکال کر ابرش کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا تو اس نے کچھ ہچکچا کر اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ پسندیدہ انسان سے چند لمحوں کی ملاقات بھی جسم میں نئی روح پھونک دیتی ہے، اور میں آپ سے ملنے کے بعد میری ساری تھکن اتر گئی ہے۔ آہستگی سے اس کی انگلی میں انگوٹھی پہناتے اس نے صاف الفاظ میں محبت کا اظہار کیا تو وہ سحر زدہ سی اس کی آنکھوں میں دیکھے گی۔ وہ اس کی سوچ سے بہت مختلف تھا۔ یہ آنسو اب اور نہیں بہنے چاہیے۔
वरना एक थप्पड़ लगाऊंगा। उसके सर पर हल्की सी चपत लगाते जुरेज ने कहा तो वो नम आंखों से मुस्कुरा दी। फिर वो अपना बैग उठाए उसके हमरा कमरे से बाहर निकला और नफीसा बेगम से मिलने के बाद अपने चेहरे पर मास्क लगाते घर से निकल गया। जबकि दरवाजे पर खड़ी अब्रिश उसे अंधेरे में डूबता देखकर चंद आंसू बहाने के सिवा कुछ न कर सकी। वो किसी आंधी की तरह आया था और उसे खूबसूरत एहसास से रोशनास करवा कर वापस चला गया। मगर इस बात का गवाह सारा जहान था कि इन चंद घंटों में उसने अब्रिश अब्रिश ने अपने दिल पर उसकी मोहब्बत वही होती महसूस की थी। वो मीठा और अनजाना सा एहसास जो किसी कई दिनों से उसके दिल पर दस्तक दे रहा था, आज जुरेज की कुर्बत पाकर वो इसके दिल में दाखिल होते पूरे हक से अपना तख्त सजा बैठा था। सुनो, तुम्हें उससे मोहब्बत हो गई है, वही मोहब्बत जिसका कोई मुतबादिल नहीं है। हवा की एक लहर ने उसके कान में सरगोशी की। मैंने इनकार कब किया है? वो अपनी आंखों का पानी साफ करते अफसोसज़दा से लहजे में बोली और फिर अपने इर्द गिर्द को खामोश करवाने लगी। उसने किताबों में पढ़ रखा था कि मोहब्बत करने वालों से कायनात की हर शय कलाम करती है, और आज वो उसे महसूस कर रही थी। उफ, पता नहीं इस वक्त किसको मौत पड़ गई है। अब यहाँ की जिंदगी बर्बाद करने के बाद वो घर आ गया और अभी उसे सोए कुछ देर ही हुई थी कि उसका फोन बजने लगा। कोफ्त से अपना मोबाइल उठाते उसने स्क्रीन पर नजर डाली जहां इंस्पेक्टर जैन लिखा था। लगता है आज फिर सुरेश ने कोई कारनामा सर अंजाम दिया है। जमाई रोकते उसने बैठ के कराउन से टेक लगाते राब्ता बहाल किया तो दूसरी तरफ से इंस्पेक्टर जैन की घबराई हुई आवाज उसके होश उड़ा गई। सर, जुरेज जेल से फरार हो गया है और उसे भगाने में हमारे एक अफसर का हाथ है। हमने आपके कहने पर उसे कैद रखने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन हमें क्या पता था कि वो आदम उसकी मदद करके उसे जेल से निकलवा देगा। आप यकीन करें सर, हमारा कोई कसूर नहीं है और इस आदम को अब नौकरी से निकाल दिया जाएगा। दूसरी तरफ से इंस्पेक्टर जैन ने बौखलाए हुए लहजे में इसके कानों में सूर फूंका तो वो हैरान और शशदर सा बिस्तर से उठा। व्हाट? तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर है? वो जेल से कैसे फरार हो सकता है? और तुम सब हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। बाहर निकलो और ढूंढो उसे। वापस लाओ, वरना मैं इसके साथ साथ तुम सबको भी ऊपर पहुंचा दूंगा। वो गजब गजब के आलम में इतनी जोर से चलाया कि कमरे की दरो दीवार सहम गए। हमने तो पूरी कोशिश की कि उसे फांसी के फंदे तक पहुंचा दिया जाए, लेकिन आदम ने सारा खेल खराब कर दिया। आप हमसे पहले उसे पकड़ें जो इस सब का जिम्मेदार है। और वैसे भी हमारे पास जुरेज के खिलाफ कोई सबूत नहीं है कि दोबारा उसे पकड़ सकें। पहली बार तो जाली फाइल बनाकर उसे गिरफ्तार कर दिया, लेकिन अब दोबारा गिरफ्तारी के लिए सारे कागजात ऊपर दिखाने पड़ेंगे। बहरहाल हम कोशिश करते हैं कि किसी तरह से पकड़कर वहीं खत्म कर दें। इंस्पेक्टर जैन ने इसका गुस्सा ठंडा करने के लिए तहम्मुल मजाजी से काम लेते इसे सूरत हाल से आगाह किया, मगर वो तैश में कमरे का चक्कर काटने लगा। जाहिल आदमी, अगर उसे मारना होता तो मैं उसे साल पहले ही मार देता। मैं उसे अजियत देना चाहता हूँ, उसे मौत के लिए तरसाना चाहता हूँ। और मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो, अगर वो 2 दिन के अंदर अंदर जेल वापस ना पहुंचा तो मैं तुम्हारे घर को आग लगा दूंगा। और तुम जानते हो मैं ऐसा कर सकता हूँ। वो किसी खूंखार जानवर की तरह धाड़ा था। देखें सर, तमीज से बात करें। अगर हमने आपकी असलियत खोल दी है तो आप सारी जिंदगी जेल में चक्की पीसेंगे। अपनी बेइज्जती पर इंस्पेक्टर जैन ने उसे धमकी दी तो उसने गुस्से से ड्रेसिंग टेबल का सारा सामान जमीन बोस कर दे उसे घबराने पर मजबूर कर दिया। मैं तुम सबको देख लूंगा और इंस्पेक्टर उस आदम का तो मैं वो हशर करूंगा कि सारी जिंदगी याद रखेगा। गुस्से से कहते उसने अपना फोन दीवार पर पटका टुकड़ों जो 2 टुकड़े होकर जमीन पर बिखर गया। मुलाजिम दौड़ते हुए उसके कमरे में आया, मगर उसने गुस्से से चलाते उसे कमरे से बाहर निकाला और तेजी से बाहर निकलते ड्राइवर को जुरेज के घर का पता बताया जहां इसका शिकार मौजूद था। सुबह की हल्की रोशनी ने उसके कमरे का ताक़ुब किया तो वो सजदे से सर उठाकर धीरे से मुस्कुरा दी। जुरेज के जाने के बाद से वो जायनमाज पर बैठी उसकी वापसी पर शुक्रगुजारी का इजहार कर रही थी, और अब फजर की नमाज अदा करने के बाद इसका चेहरा रोशन और दिल मुतमईन था। सूरज की किरणें पूरे जोश और जज्बे से उसके आंगन को अपने नूर से मुनव्वर कर रही थी, और वो जायनमाज समेट के सहन में एक नजर डालते अपना हिजाब खोलकर खुद को कदावर आईने में देखने लगी। वो आज बहुत तरोताजा और खुश थी। मुझे नहीं मालूम था कि मैं इतनी हसीन भी लग सकती हूँ। उसने अपने अक्स को देखते नरमी से अपने माथे पर ठहरे जुरेज के लम्स को छुआ, फिर अपने बालों में ब्रश करने लगी। और ये तस्वीर मैं कभी भी आपको नहीं हटाने दूंगी। ये मेरी सामे है, मेरे दुख दर्द सुनती है और बोलती भी है, लेकिन इसकी बातें सिर्फ मैं समझ सकती हूँ। और आप ठीक कह रहे थे, अब आपकी आंखों में वो चमक नहीं रही जो इस तस्वीर में है। अपने अक्स से नजरें हटाते उसने जुरेज की तस्वीर से बात की।
इस तस्वीर से उसे कोई हिचकिचाहट नहीं थी, कोई शर्म नहीं थी। वो इसकी बेहतरीन दोस्त भी तो थी। मैं आपको ग़ज़लान के बारे में बता दूँगी, ताकि मेरे दिल से ये बोझ उतर जाए। मुझे अब एहसास हो रहा है कि अल्लाह ताला के फ़ैसले इंसान की ख्वाहिशात से हमेशा बेहतर होते हैं। वो हमें आज़माइशों से गुज़ार कर बेहतरीन से नवाज़ता है और ग़ज़लान की मोहब्बत मेरे लिए आज़माइश थी, या शायद वो मोहब्बत थी ही नहीं। ज़ुरैज़ के मान और एतबार पर इसका दिल अपने माज़ी के लिए बोझिल हुआ तो उसने सब कुछ ज़ुरैज़ को बताने का सोचा। "आपी, ज़ुरैज़ भाई कहाँ हैं?" तभी ज़िमल की आवाज़ ने उसे ख़यालों से निकाला तो वो उसकी तरफ मतवज्जो हुई। "वो रात को चले गए थे और अभी शायद पुलिस हमारे घर आए तो इन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि ज़ुरैज़ यहाँ आए थे। अपनी ज़बान पर काबू रखना, बल्कि तुम कुछ भी ना बोलना, ओके?" उसे इत्तला देते उसने समझाया तो ज़िमल ने सदमे से उसे देखा। वो फिर चले गए और पुलिस क्यों आएगी? उसे किसी मामले का इल्म नहीं था इसलिए उलझ कर बोली। पुलिस इनके पीछे लगी हुई है, इसलिए वो कुछ दिन के लिए घर से चले गए। तुम तैयार हो जाओ, आज मैं तुम्हें कॉलेज छोड़कर यूनिवर्सिटी जाऊंगी। उसने बात बदली तो जिमल आंखों में आंसू लिए सोफे पर बैठ गई। जुरेश भाई ने जाने से पहले मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। उन्होंने तो मेरे सर पर हाथ भी नहीं रखा था। शायद इनकी जिंदगी में मेरी भी कोई जगह नहीं। कितनी बुरी हूं ना मैं। कोई मुझसे प्यार नहीं करता। वो एकदम जज्बाती होते अपना चेहरा हाथों में छुपाकर रोने लगी तो अब्रश हैरत और परेशानी से उसके पास बैठ गई। यार वो इतनी जल्दी में थे, उन्होंने तुम्हारे लिए सलाम कहलवाया था और इतनी छोटी-छोटी बातें दिल पर लोगी तो ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी। तुम्हें रोज़ क्यों समझाना पड़ता है सिमर? इसके आंसुओं से परेशान होते अब्रिश ने उससे अपने साथ लगाया तो वो इससे अलग हुई। आप मुझसे तंग आ गई हैं। ज़ाहिर है, जिस लड़की से उसके घर वाले बेज़ार हो जाएँ, बाकी दुनिया भी उससे इकता ही जाएगी ना। वो खुद तरसी से कहते फूट-फूट कर रो दी। मैं तुमसे कभी नहीं उकता सकती, इसलिए ये मनफी बातें मत सोचो। मुझे मेरी हंसती-खेलती शरारती सी बहन वापस चाहिए, जो कभी भी मायूस नहीं होती थी। मैं अपनी पुरानी ज़िमिल को बहुत याद कर रही हूँ। इब्रिश ने इल्तिजाइया लहजे में कहा। वो मर गई है और अब मैं जुरैज भाई से कभी बात नहीं करूंगी। उन्होंने एक बार भी मेरी खैरियत नहीं पूछी। एक बार भी सर पर हाथ रखकर ये नहीं कहा कि इन्हें मुझ पर एतबार है। मैंने इन्हें तुम्हारे बारे में कुछ बताया ही नहीं तो वो तुमसे ये सब कैसे कहते? अब्रिश को इसका ज़रूरत से ज़्यादा हसास होना समझ आ रहा था। इसलिए वो गुस्सा आने के बावजूद नरमी से बात कर रही थी। आपकी नज़र में भी मेरी कोई अहमियत नहीं है। आपने इन्हें मेरे बारे में बताया ही नहीं। समिल को मज़ीद दुख हुआ तो अब्रिश ने गहरा सांस लेते खुद पर काबू पाया। मैं रोज़ तुम्हें इस बात की सफाइयाँ नहीं दे सकती थी कि तुम मेरे लिए कितनी अहम हो। इसे जो समझना है समझो। अब मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी। उसने नाराज़गी वाला हरबा इस्तेमाल किया जो हमेशा काम आया करता था मगर आज समिल ने उसके इस हरबे हरबे को भी नाकाम बना दिया। ठीक है, मुझे अपने घर जाना है। जब मेरी यहाँ किसी को किसी फ़िक्र नहीं है तो मैं यहाँ रहकर क्यों अपनी ज़ात की तौहीन करवाऊँ? वो गुस्से से कहती खड़ी हुई तो अब्रिश ने ज़ोर से इसका बाजू दबोच लिया। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? किसने तुम्हारी तौहीन कर दी है? मैं तुम्हारा ख्याल रखती हूँ, फूफो तुम्हारी देखभाल करती हैं और जुरैज भी तुम्हारा पूछ रहे थे। फिर किसने तुम्हारी तौहीन की है? माना कि तुम्हारे साथ गलत हुआ है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम इस गम को खुद पर सवार करके सबको अपना दुश्मन समझने लगो। हम तुम्हारे अपने हैं यार। क्यों तुम अपने साथ-साथ मुझे भी तकलीफ दे रही हो? गुस्से से कहते-कहते आखिर में वो दुख से बोले तो जमील ने रोते हुए नफी में सर हिलाया। यहाँ कोई मेरा अपना नहीं है। रात को सुरेश भाई आए तो फूफो ने मुझे अपने कमरे में भेज दिया। आप तीनों बातें करते रहे, लेकिन मुझे किसी ने भी बुलाना ने गवारा नहीं किया। मैं इस बात का इंतजार करते-करते ही सो गई कि आप मुझे बुलाने आएँगी, लेकिन आप नहीं आए। मुझे यहाँ अपना आप बहुत गैर ज़रूरी लगता है। मैं इस फैमिली का हिस्सा नहीं हूँ, मैं एक्स्ट्रा हूँ यहाँ। रात भर की अज़ियत अल्फाज में बयान करते वो बेइख्तियार अब्रिश के गले लग गई थी। आप ही प्लीज़ मुझे यतीम खाने छोड़ें, मैं अपनी वजह से आपकी ज़िंदगी ख़राब नहीं करना चाहती। मैं बहुत मनफ़ी और मायूस हूँ ना, मुझे पता है मैं सबसे बुरी हूँ, इसलिए तो सब मुझसे दूर रहते हैं। मैं यतीम खाने चली जाऊँगी तो मुझे इतना दुःख नहीं होगा, लेकिन आप सबकी बेरुखी देखकर होता है। वो इसके गले लगी न जाने क्या-क्या कहे जा रही थी। अब्रिश पर सातों आसमान एक साथ टूटे थे। हैरान और शशदर-सी वो वहीं खड़ी रह गई। जब कोई नज़रों से गिर जाता है तो वो मर जाता है और मैं अपने सगे रिश्तों के लिए कब की मर गई हूँ। उसे साकत देखकर जमल उससे अलग हुई तो अब्रिश ने बमुश्किल अपने आंसुओं पर काबू पाया। मुझे माफ़ कर दो समर, मुझसे गलती हुई। मुझे रात को तुम्हें जगाना चाहिए था मगर मैं खुद भी अपने होश में नहीं थी। मैं तो जुरैज की वजह से अपना आप भी भूल गई थी। लेकिन आई एम सॉरी। अब जुरैज की कॉल आएगी तो सबसे पहले तुम्हारी बात करवाऊंगी। वादा।
अब की बार उसे समझाने की बजाय अब्रिश ने उससे माफी मांगी तो वो खामोश हो गई। नाश्ते में क्या खाओगी? नजरें चुराते अब्रिश ने अब सर्द सड़ी से लहजे में पूछा। नाराज हो गई हैं? अब्रिश के माफी मांगने पर उसे फौरन अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने अब्रिश की भीगी आंखें देखते हुए सवाल किया। पता नहीं, बस मुझे मेरी गलतियों के लिए माफ कर दो। मैं आज के बाद कभी भी तुम्हें ये महसूस नहीं होने दूंगी कि तुम गैर जरूरी हो। कॉलेज के लिए तैयार हो जाओ, मैं नाश्ता बनाने लगी हूँ। उसका दिल अजीब सा हुआ तो वो स्पॉट लहजे में कहते बाहर चलेगी, जबकि सबल ने गुस्से और शर्मिंदगी से अपने बाल नोच लिए। सफेद जॉगर्स मट्टी लग जाने की वजह से अपनी रंगत खो रहे थे, मगर वो इनकी परवाह किए बगैर जमील का हाथ थामे तेजी से चलते गली के कोने तक पहुंच गई। नीली जीन्स और गुलाबी शर्ट के साथ हमरंग दुपट्टा गर्दन पे लपेटे वो पोनी टेल में हमेशा वाली अब्रिश ही लग रही थी। फर्क था तो सिर्फ उसकी आंखों में, वो आंखें जो जुरे से मुलाकात के वक्त से अब तक खुद में कई ख्वाब बसा चुकी थी। समर कॉलेज यूनिफॉर्म में कंधे पर बैग बैग लटकाए बेजारी से कभी सड़क को देखती तो कभी बैग को एक कंधे से उतार कर दूसरे पर रखती। शायद वो थक गई थी। अपना बैग मुझे पकड़ा दो, यहाँ 10-15 मिनट इंतजार करना पड़ेगा। इसकी हरकत पर गौर करते अब्रिश ने उसके लिए सहूलत की तो जमील ने बैग उतार कर उसे थमा दिया। देखो ना यार, जिंदगी इंसान से हर वक्त सब्र की मश्क करवाती है। अब टैक्सी के इंतजार में हमें इस तपते सूरज के नीचे सब्र से खड़े रहना है, और अगर हम सब्र करने की बजाय मायूस होकर वापस लौट जाएंगे तो गाड़ी छूट जाएगी। इसमें गाड़ी का तो कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन हमारा कितना बड़ा नुकसान होगा ना। कंधे पर अपना बैग लटकाए एक हाथ में जमील का बैग पकड़े वो दूसरे हाथ से उसे थामे पुरसकून अंदाज में पूछ रही थी। जमील ने नासमझी से उसे देखते हुए अस्बाद में सर हिला दिया। तो मेरी जान, नुकसान से बचने के लिए हमें अपने मसाए पर सब्र से डटे रहना चाहिए। हालात की गर्मी बदन झुलसा दे, तभी अच्छे वक्त के इंतजार में खड़े रहना है कि अगर हम मायूस हो गए तो वक्त हमारा इंतजार किए बगैर आगे बढ़ जाएगा। इसमें वक्त का कुछ नहीं जाता, लेकिन इंसान खाली हाथ रह जाता है। तुम्हें मेरी बात समझ आ रही है? ये यतीम खाने छोड़ाओ। वैसे यतीम खाने में भी कोई नखरे उठाने वाला नहीं होगा। उसे तवज्जो से सुनकर अब्रिश ने बात समझाते मजाक किया तो वो शर्मिंदगी से सर झुका गई। मुझे माफ कर दें, मुझे खुद नहीं पता कि अचानक मुझे क्या हो जाता है। मैं दिन ब दिन अजीब होती जा रही हूँ और मुझे अपनी हालत खुद भी समझ में नहीं आ रही। उसके लहजे में शर्मिंदगी के साथ बेबसी भी की भी आमेजिश थी। कोई बात नहीं, जरूरी नहीं है कि इंसान हर वक्त खुश ही रहे। कभी कभी उदास भी होना चाहिए। लेकिन ये उदासी नाउमीदी में नहीं बदलनी चाहिए। और अब पढ़ाई पे ध्यान दोगी तो आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाओगी। ये वक्त बहुत मुश्किल है, लेकिन तुम लोगों के रवैयों से तंग आकर खुद से बेजार मत बनो। अपनी धुन में रहो या भाड़ में गई दुनिया। उसे शर्मिंदगी से निकालते उसने दूर से आती स्याह रंग की गाड़ी को देखा जो तेज रफ्तारी से उनके करीब आ रही थी। अपने धुन में रहने के लिए बहुत मजबूत रहना चाहिए, और मैं बहुत कमजोर हूँ। वो बेचारगी से बोली, लेकिन अब्रिश ने इसकी बात नजरअंदाज करते अपना बाजू इसके सामने करते उसे पीछे किया। ये सजावल की गाड़ी है, कुछ मत बोलना। उसे पता नहीं चलना चाहिए कि जुरेज यहाँ आए थे। बस तुम चुप रहना। जल्दी से कहते अब्रिश ने अपने खुश्क होंठों पर जबान फेरी। इतने में सजावल की स्याह गाड़ी उसके करीब आकर रुकी तो अब्रिश ने जमील का बैग उसे थमाते सजावल को देखा, जो ड्राइविंग सीट से उतरते अपनी वहशत ज़दा निगाहों से उसे घूर रहा था। अब्रिश ने इर्द गिर्द देखते इस बात की तसल्ली की कि वहां और लोग भी मौजूद हैं। जुरेज कहाँ है? उसके सामने आते सजावल ने बराह रास्त जुरेज के बारे में सवाल किया। बाकी दुनिया को तो लगता है कि वो मुल्क छोड़कर भाग गया, लेकिन मुझे पक्का यकीन है कि तुमने उसे कैद करके रखा है, और यकीनन अब तक तुम उसे वो घटिया तस्वीरें भी दिखा चुके होगे। उसकी आंखों में आंखें डाले अब्रिश ने नफरत से कहा तो उसके चेहरे के तासुरात मजीद सख्त हुए। मेरे सामने ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो, और सच सच बताओ कि जुरेज कहाँ है, वरना मैं तुम्हारा वो हश्र करूंगा कि कभी झूठ नहीं बोल सकोगी। इसके बालों को पकड़ते सजावल ने इर्द गिर्द के लोगों का भी लिहाज न रखा, जबकि सिविल ने घबराकर अब्रिश का बाजू जोर से पकड़ लिया। क्या मतलब? कहाँ है मेरा शौहर? तुमने उसके साथ कुछ गलत तो नहीं कर दिया? अब्रिश ने अपने बाल छुड़ाने की बजाय मजलूम बनते फिक्रमंदी से पूछा तो सजावल ने एक झटके से उसे छोड़ दिया। अभी तक कुछ नहीं किया था, लेकिन अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। और तुम सब लोग यहाँ खड़े तमाशा के देख रहे हो। अपना अपना काम करो, वरना तुम सबको गाड़ी के नीचे दे दूंगा। वो अपनी आदत के मुताबिक इकट्ठे होते हजूम को भी धमकी देने से बाज ना आया। अरे पकड़ो इसे, एक तो बच्ची को तंग कर रहा है और फिर हमें भी धमकियां दे रहा है। लोगों में से किसी ने कहा तो चंद आदमी उसकी जानिब बढ़े, मगर उसने फौरन अपनी गन निकालते
हवाई फायर किया और उनकी सबकी पेशरफ्त रोक दी। हाँ, आप ही। गोली की आवाज़ पर जमील ने खौफ से आंखें बंद करते अब्रिश के बाजू में मुंह छुपाया तो उसकी लरजती आवाज़ पर सजावल ने चौंक कर उसे देखा। वो खूबसूरत, नाजुक और डरी सहमी सी लड़की उसे अपनी तरफ तवज्जो करने में कामयाब हो गई थी। मगर सबके सामने कोई अमल करने के बजाय सजावल ने दांत पीसते अब्रिश को देखा और फिर गाड़ी में बैठते इन सबको वहीं छोड़कर जेल खाने की तरफ बढ़ गया। आप लोग परेशान ना हो, हम ठीक है। बहुत शुक्रिया। सजावल के जाने के बाद अब्रिश ने अपनी घबराहट पर काबू पाते सबका शुक्रिया अदा कर किया और जमील को पकड़े सड़क के किनारे चलने लगी। आप ही घर चलें, मुझे बहुत डर लग रहा है। जमील ने उसकी मिन्नत की लेकिन वो इसकी बात सुने बगैर खामोशी से चलती रही। आप ही प्लीज, मुझसे चला नहीं जा रहा। चंद कदम चलने के बाद जमील ने रोते हुए कहा तो अब्रिश ने रुककर उसे देखा। कुछ नहीं होता। वो देखो, टैक्सी आ रही है। नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे घर वापस जाना है। खौफजदा से लहजे में कहते जमील के रोने में तेजी आ गई। समल, तुम अब आगा जान के घर ही रहा करो। मैं गजलान से बात करूंगी। वो तुम्हारा भाई है, तुम्हें जरूर समझेगा। मैं चाहकर भी तुम्हारी इस तरह हिफाजत नहीं कर सकती जैसे वो कर सकता है। सजावल की नजरों का मतलब अच्छी तरह समझते अब्रिश को उसकी फिक्र लाहक हो गई थी। मुझे वहां नहीं रहना। अच्छा, फिलहाल तो चलो ना। टैक्सी रोकते वो पहले उसे बैठने का कहकर फिर खुद बैठी और दरवाजा बंद करते अपनी पोनी उतारकर दोबारा लगाने लगी। बहुत जोर से बाल खींचे थे ना उसने? समर ने पूछा तो वो खोखला सा हंसी। कसम से। ये कहकर जरा सा झुकते उसने अपनी आंखों में ठहरा आंसू साफ किया और ड्राइवर को कॉलेज का पता बताते खिड़की से बाहर देखने लगी। ये आप क्या कह रही हैं अम्मी? जुरेज अचानक कहाँ से आ गया? नाश्ते की मेज पर खालदा बेगम की जुबानी जुरेज की वापसी का सुनकर गजनान के चाय डालते हाथ साकत हो गए, जबकि आगा जान ने भी हैरत से नाश्ता छोड़ते खालदा बेगम को देखा था। अभी कुछ देर पहले ही तुम्हारी फुफ्फो का फोन आया था कि सुरेश पिछले 1 साल से जेल में था और कल रात वहां से फरार होकर आया है। अब आप लोग ये बात किसी को मत बताइएगा क्योंकि पुलिस भी अभी उसके पीछे लगी है। उन्हें तफसील बताते खालदा बेगम ने तनबीह भी की तो गजलान कुर्सी घसीटते उठा। ये कैसे मुमकिन है कि वो जेल से फरार हो गया और आपने फुफ्फो से पूछा नहीं कि वो किस जुर्म में कैद था? हद है। अब हमारे खानदान के लोग जेल भी जाने लगे हैं। मुझे तो पहले ही शक था ये अमेरिका में पढ़ाई की बजाय गलत काम करता रहा है। जुरेज की वापसी का सुनकर उसके तन बदन में आग लगी तो उसकी जबान जहर उगलने लगी थी। तुम्हें क्या हो गया है? चुप करके अपना खाना खाओ। मैं नफीसा की तरफ जाऊंगा तो तफसीली बात करूंगा। उसका रद्द-अमल देखकर आगाजान ने झिड़कते हुए उसे नाश्ता करने का कहा मगर वो गुस्सीली निगाह इन पर डालता घर से निकल गया। वैसे कह तो ठीक रहा है। आखिर जुरेज ने ऐसा क्या जुर्म किया जिसकी वजह से उसे जेल जाना पड़ा? चाय की चुस्की लेती खालदा बेगम बड़बड़ाई और आगाजान नफीसा बेगम के घर जाने का सोचकर तेजी से नाश्ता करने लगे। जमल को कॉलेज छोड़ने के बाद वो यूनिवर्सिटी आ गई थी और अब फारिग वक्त में अपनी क्लास में बैठी पुराने नोट्स मुकम्मल कर रही थी। क्लास के लड़के और लड़कियां ग्रुप बनाकर स्पोर्ट्स गाला के बारे में गुफ्तगू कर रहे थे जो अगले हफ्ते यूनिवर्सिटी में मुनक्किद होना था। अब्रिश उनकी बहस से लाताल्लुक अपने नोट्स बनाने में मशगूल थी जब कोई उसके साथ वाली कुर्सी पर बैठा। उसने चौंक कर अपने रजिस्टर से नजर उठाए मुकाबिल को देखा जो चेहरे पर मास्क लगाए अपनी गहरी आंखों में शरारत लिए उसे देख रहा था। आप? जुरेज की आमद पर हैरत से मुंह खोलते अब्रिश ने इर्द गिर्द देखा जहां कोई भी उनकी जानिब मुतवज्जो न था। क्यों? मैं अपनी बीवी से मिलने नहीं आ सकता क्या? चेहरा छुपा होने के बावजूद उसकी आंखें मुस्कुराहट की वजह से सिकुड़ी तो अब्रुश ने रजिस्टर बंद करते फिक्रमंदी से उसे देखा। नहीं, क्योंकि अगर सजावल ने आपको यहाँ देख लिया तो बहुत मसला हो जाएगा। क्लास के दरवाजे को देखते उसने सुरेश को मामले की नोयत का एहसास दिलाया मगर वो डिटाई से वहीं बैठा रहा था। बेफिक्र रहें, खुर्शीद ने अपने बंदों के जरिए इस पर नजर रखी हुई है। सुबह उसने सड़क पर जो तमाशा लगाया था वो भी मुझे पता है, लेकिन इस वक्त मैं दूर होने की वजह से आपको बचा नहीं सका, इसलिए अब खैरियत पूछने आ गया हूँ। संजीदगी से कहते सुरेश ने उसकी कुर्सी के बाजू पर अपनी कोहनियां टिकाकर थोड़ी हथेली पर रखती फुर्सत से उसे देखा तो अब्रिश ने पीछे होते उससे फासला बरकरार रखा। मैं ठीक हूँ और प्लीज आप यहाँ से चले जाएं, मेरे क्लास फेलोज मेरा बहुत मजाक उड़ाएंगे। किस्मत की मेहरबानी पर उसे रश्क आया मगर जुरेज के सामने उलझते हुए उसने अपने बैग से किताब निकालते उसे वापस जाने का कहा लेकिन मुकाबले पर कोई असर नहीं हुआ था। तो अब्रिश अहवाद भी लोगों की बातों से डरती है? वो दिलचस्पी से पूछ रहा था। नहीं, लेकिन कोई बात ना बन पाने पर वो लाजवाब होते रहम तलब निगाहों से जुरेज को देखने लगी जिसके बाल माथे पर झूल रहे थे।
सजावट इंस्पेक्टर सैन के साथ मीटिंग कर रहा है और ये खबर मुझे आदम ने दी है। उसके अलावा मैं आपको बताता चलूं कि खुर्शीद एक बहुत बड़ा मुजरिम है और उसने अपने बंदे सजावल के पीछे लगा दिए हैं, जो इसके हर अमल की खबर मुझे देते हैं। तो अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप और अम्मी मेरी निगाहों के सामने हैं। धीमी आवाज में कहते सुरेश ने उसका एतमाद बहाल किया, तो वो उसे अपने सर पर सवार देकर कुर्सी से उठी। अच्छा, अब आप चले जाएं, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। जुरेज की तफसील सुनने के बावजूद वो मुतमईन ना हुई तो वो भी खड़ा हुआ। मेरे होते हुए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और यही इंसान पूछ लेता है कि राहत कहाँ गुजारी। मैंने तो सुना था कि मशरक की बीवियां अपने शोहरों की पल पल की खबर रखती हैं। वो पूरी रात ख्वार होने के बाद अब अपने दिल के हाथों मजबूर होकर यूनिवर्सिटी चला आया। इसीलिए अब्रिश के लाख समझाने के बावजूद वो जाने के लिए ना माना। अब्रिश यार, हमने सारी डिस्कशन कर ली है। अगर तुमने किसी खेल में हिस्सा लेना है तो बता दो। तभी एक लड़की ने उसकी तरफ आते ही इतला दी तो उसने बमुश्किल चेहरे पर मुस्कुराहट सजाई। नहीं, मुझे किसी खेल में हिस्सा नहीं लेना। चलें सुरेश। वो जल्दी से कहते अपनी किताबें बैग में डालने लगी। आप कौन हैं और ये मास्क क्यों लगाया है? वो लड़की अब जुरेज से मुखातिब थी, जो सीने पर बाजू बांधे अब्रिश की घबराहट पर हैरान हो रहा था। ये मेरे कजन है। चलें प्लीज। इसके जवाब देने से पहले ही अब्रिश ने बैग उठाया और क्लास से बाहर निकली तो मजबूरन जुरेज को उसके कदमों की पैरवी करनी पड़ी। अब्रिश। उसके पीछे चलते वो यूनिवर्सिटी के पिछले गार्डन में आ गया तो अब्रिश के पुरसकून अंदाज में बेंच पर बैठने पर वो इसकी पुकार को इसे पुकारते कुछ फासले पर बैठ गया। मैं आपका कजन नहीं हूं और आज के बाद किसी से मेरा ये तारुफ मत करवाइएगा। उसकी सवालिया नजरों पर सुरेश ने संजीदगी से उसे याद दहानी करवाई। मैं नहीं चाहती कि सजावल को आपके यहाँ आने की खबर मिले, इसलिए मैंने बात छुपा ली। खैर, इन बातों को छोड़ें और ये बताएं कि आप कब तक यूं छुप कर रहेंगे। वो सजावल के साथ क्या करना है? शौरी तौर पर अपने और उसके दरमियान बैग रखते अब्रिश ने पूछा तो उसने टांग पर टांग चढ़ाते बेंच से टेक लगाई। दिल तो चाहता है कि इस आदमी को कत्ल कर दूं, लेकिन जज्बात में कोई ऐसा कदम नहीं उठा सकता जिसका खुमियाजा भुगतना पड़े। बात का आगाज करते सुरेश के लहजे में नफरत और अदावत घुल गई थी। और आधी से ज्यादा पुलिस उसने खरीदी हुई है, तो गिरफ्तार करवाना भी मुमकिन नहीं। पीछे एक ही हल रह जाता है कि मैं आप सबको लेकर किसी दूसरे शहर मुंतकिल हो जाऊं, लेकिन मैदान छोड़कर भागने का दिल नहीं करता। वो बारी बारी उसे अपने जहन में आने वाली सोचों से आगाह कर रहा था और वो गौर से उसे सुनते अपनी आंखें भींच रही थी, जो धूप बढ़ने की वजह से बार बार बंद हो रही थी। जुरेज उसकी परेशानी समझते हुए अपनी जगह से उठा और उसके सामने इस तरह खड़ा हो गया कि सूरज और अब्रिश के दरमियान आड़ बन गई। अब सूरज की शुआएं अब्रिश तक पहुंचने से पहले ही जुरेज की कमर से टकराकर बिखरने लगी। अब्रिश ने एकदम चौंक कर उसे देखा, जो अभी कुछ कह रहा था, लेकिन अब्रिश की कुव्वत समात पल भर के लिए खत्म हो गई। उसकी आंखें भीगकर मंजर को धुंधलाने लगी। क्या हुआ है? उसकी आंखों में आंसू देखकर सुरेश ने अपनी बात अधूरी छोड़ते सवाल किया तो उसने अपने हाथ की पुष्ट से गाल साफ करते नफी में सर हिला दिया। कुछ नहीं। नजरें चुराते वो आंसुओं को अपने अंदर उंडेलने लगी। अच्छा, मैं चला जाता हूँ, आप रोना तो बंद करें। उसके आंसुओं पर घबराकर सुरेश ने उसके रोने की इस वजह समझे बगैर कहा तो वो सर उठाकर उसे देखने लगी। मैं आपको कैसे समझाऊं कि ये खुशी के आंसू हैं। सारी जिंदगी खुद ही अपने वजूद को तपते सूरज से बचाती आई हूँ और आज पहली बार कोई मेरी ढाल बना है। आपके लिए शायद ये मामूली बात हो, मगर मेरे लिए ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है। वो ये सब उससे कहना चाहती थी, मगर किसी ट्रांस की सी कैफियत में उसके ढके चेहरे को देखते वो दिल ही दिल में सोचती रह गई। मर्द की खूबसूरती उसके ज़ाहिरी हुस्न में नहीं होती। अगर एक हसीन और जमील मर्द अपनी औरत का मुहाफ़िज़ ना हो और मुश्किल वक़्त में उसकी ढाल ना बन सके, तो ऐसे मर्द को देखने का भी दिल नहीं करता। फिर वो बेइख्तियारी से कहते मुस्कुराई तो जुरेज ने गहरा सांस लिया। पता चल रहा है कि मेरी शादी एक आर्टिस्ट से हुई है। इसकी बात का मतलब समझने के बावजूद जुरेज ने मजाक से कहा और फिर अपनी शर्ट की जेब से टिश्यू निकालते उसकी तरफ बढ़ाया। मैं इन्हें अपनी हथेलियों में समेट लेना चाहता हूँ, लेकिन इस वक्त मुझे अपनी चाहत पूरी करने का इख्तियार नहीं। इसने टिश्यू से गुजारा कर ले। जुरेज ने उसे छेड़ा तो वो रोते ही हंस दी। बहुत बदतमीज है। ऐसे लगता है बरसों से आपको जानती हूँ। खींचने के अंदाज में टिश्यू देते उसने अपनायत का इजहार किया तो उसने सीने पर हाथ रखकर गर्दन जरा सी झुकाई। शुक्रिया। वैसे ये दूसरी बार आप मुझे बदतमीज कह चुकी हैं। मैंने तो सुना था कि मशरक की बीवियां। अभी उसकी बात मुंह में ही थी कि अब्रिश ने बेंच से उठते उसके बाजू पर हल्का सा थप्पड़ लगाया। आप जेल में कैद थे या किसी जजीरे पर बैठे मशरक की बीवियों पर रिसर्च कर रहे थे?
अब्रिश ने उसे घूरी से नवाजा तो वो बेइख्तियार हंसा। इसका जवाब मैं आपको बाद में दूंगा, और मैं आज नई सिम लेकर आपको कॉल करूंगा। अम्मी से मिलने नहीं आ सकता, लेकिन बात जरूरी है। आप भी इनका ख्याल रखा करें। किचन का काम अगर आप संभाले तो इनके लिए सहूलत होगी। वो अब इसे नसीहत करने लगा था। ठीक है, अब आप जाएं और आइंदा यहाँ मत आइएगा। सजावल के बारे में आपकी जो बात अधूरी रह गई है वो कॉल पर भी बता दीजिएगा। अल्लाह हाफिज। वो इसके शहर से निकलते हुए होश में आई तो तेजी से कहते उसके साथ चलने लगी। ठीक है, लेकिन ये बात याद रखिएगा कि मैं आपका कज़न नहीं, शौहर हूँ। वो जाते-जाते उससे सरगोशी करने से बाज आया तो वो झूम कर रह गई, जबकि वो सनग्लासेस लगाते अब इसकी नज़रों से ओझल होने लगा था। मेरा शौहर, वो ज़ेरे लब बड़बड़ाती यूं ही मुस्कुराती। सजावल की धमकियों का असर अब ज़ायद हो चुका था और यूनिवर्सिटी के दरवाजे से बाहर निकलते जुरैज ने मुस्कुराकर गाड़ी में बैठा, जो खुर्शीद ने उसके लिए भेजी थी। आपने मुझे अपना असीर कर लिया है इब्रिश, और मैं इस जज्बे को ताउम्र आपके लिए महफूज रखूंगा। दिल में सोचते उसने ड्राइवर को गाड़ी चलाने का हुक्म दिया। कमरे में पंखे की आवाज़ के सिवा 3 नफूस के सांसों की भी आवाज़ थी, मगर वो तीनों एक दूसरे को देखते खामोशी से बैठे थे। आगा जान और गजनान दोपहर को नफीसा बेगम के घर आ गए थे, और अब इनकी जुबानी जुरेज की सूरत हाल सुनते इन्हें सांप सूंघ गया था। लेकिन दोनों की ज़ुबानों पर अलग किस्म के ताले थे। आगा जान हैरत का कुफल ज़ुबान पर लगाए हुए थे, जबकि गजनान की ज़ुबान हसद और अना की वजह से बंद थी। इतने में अब्रिश और जमील के सलाम की आवाज़ ने सबको चौंका दिया। शुक्र है ये दोनों आ गई हैं, अब मैं जमील को साथ ले जाऊंगा। गजलान ने बुग़्ज़ की आग में जलते अब्रिश को तकलीफ देने के लिए ये फैसला किया। अंदर आ जाओ, आगा जान और गसलान आए हैं। नफीसा बेगम ने इसकी बात नज़रअंदाज करते कमरे से बाहर झांकते हुए इन्हें इत्तला दी तो जमील भागती हुई कमरे में आई, जबकि अब्रिश ने बुरा सा मुंह बनाते किचन का रुख किया था। अब ये दोनों किस खुशी में तशरीफ लाए हैं? कदर बुलंद आवाज में कहते अब्रिश ने पानी के 2 घूंट भरे। जुरैज की वापसी की मुबारकबाद देने आए हैं, तुम भी आकर मिल लो। वो इसे बताकर कमरे में चली गई, जबकि उसने बेजारी से सांस हवा में खारिज किया। इनको बताने की क्या जरूरत थी यार। कोफ्त से सोचते वो इनको सलाम करने के लिए कमरे में दाखिल हुई, जहां जमील गसनान से मिल रही थी, और आज भी वो इससे प्यार से मिला था। मुबारक हो, तुम्हारा शौहर मिल गया है। आगा जान ने सरसरी सा कहा तो उसने फखर से गर्दन अकड़ाते चेहरे पर मुस्कुराहट सजा ली। जी, मेरा मुहाफिज, मेरा निगरान। जिंदगी में पहली बार उसके लहजे में फखर था। गजनान ने उसके जतालाते अंदाज देखते गुस्से से मुठ्ठियां भींच लीं। आप लोग बातें करें, और बहुत शुक्रिया मेरे घर आकर मुझे मुबारकबाद देने का। पूरे हक से उसके घर को अपना घर कहते वो बाहर निकली तो आगा जान ने उसके बदले तेवर पर गुस्से से लब कुचल दिए। उसने जमल का घर तो बसने नहीं दिया, अब अपने शोहर पर गरूर कर रही है। मैं बता रहा हूँ नफीसा, ये एक दिन तुम्हारे बेटे को तुमसे जुदा करके रहेगी। आगा जान की नफरत में किसी सूरत कमी न आई थी। तभी अपने दोस्त के सामने शर्मिंदगी का बदला लेते उन्होंने नफीसा बेगम के कान भरे। भाई साहब, आप कब तक इसे नाकर्दा गुनाहों की सजा देते रहेंगे? आप हमेशा इसके साथ ज्यादती करते हैं, और आपकी ये नफरत मेरी समझ से बाहर है। नफीसा बेगम इन्हें समझाने लगी तो गसलान फोन सुनने के बहाने कमरे से निकलकर अब्रिश को तलाश करने लगा, जो अपने कमरे में बैठी मोबाइल पर नोट्स देख रही थी। हेलो मिस बेवफा, वो बिला झिझक दरवाजे से अंदर दाखिल होते बोला तो अब्रिश ने कुर्सी पर रखा दुपट्टा उठाकर कंधे पर डाल लिया। तुम किसकी इजाजत से मेरे कमरे में आए हो? निकलो यहाँ से, वरना मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। वो दबी दबी सी चिल्लाई थी। गजलान सफाकी से मुस्कुराते हुए सोफे पर विराजमान हुआ। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे बीच रास्ते में छोड़कर तुम सुरेश के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजार लोगी? नहीं मेरी जान, मैं तुम्हें इतनी आसानी से अपनी मोहब्बत के 4 साल भूलने नहीं दूंगा, कभी नहीं। वो इसके चेहरे पर खौफ देखते मुतमईन हो रहा था। अगर तुम्हें जरा सी भी इंसानियत बाकी है तो मेरा पीछा छोड़ दो, वरना मैं सुरेश को बता दूंगी कि कि तुम मुझसे मोहब्बत करती थी। 4 साल मुझसे मोहब्बत के दावे करती रही और फिर बेवफाई करके सुरेश के पास चली गई। कितनी घटिया औरत हो तुम। वो गुस्से से उसकी बात काटते बोला तो अब्रिश ने कमरे से बाहर की तरफ कदम बढ़ाए, मगर गजलान ने उसे बाजू से पकड़ते सख्ती से रोक लिया। जरा सोचो कि अगर सुरेश को हमारे ताल्लुक के बारे में पता चल गया तो वो तुम्हें तलाक देने में कितना वक्त लगाएगा। फिर जब तुम अपने इस मुहाफिज और निगरान शोहर के हाथों मार खार कर घर से निकाली जाओगी, तो तुम्हें मेरे अलावा कोई सहारा नहीं देगा। जाहिर है, मैं तो तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूँ, और तुम्हें थामने के लिए हमेशा खड़ा रहूंगा। उसके जबड़े दबोचते खजलान ने कमसरफी की इंतहा पार की तो अब्रिश ने उसे धक्का देते खुद से दूर किया। तुमने जो करना है करो, जाओ, शौक से जुरेज को हमारे ताल्लुक के बारे में बताओ,
लेकिन एक बात याद रखना कि तुम्हें कभी मुझसे मोहब्बत नहीं हुई। ये सिर्फ जुनून है जो तुम्हें मुझसे बदला लेने के लिए उकसा रहा है। मोहब्बत में तो मुकाबले की खुशी सबसे ज़्यादा अजीज होती है, लेकिन तुम मुझे दुख देकर खुश रहते हो। मोहब्बत में दूसरों के किरदार पर उंगली नहीं उठाई जाती, लेकिन तुम मेरे किरदार को छलनी-छलनी कर देते हो। बार-बार मोहब्बत का नाम लेकर उसकी तज़लील मत किया करो। और अगर तुमने इतनी ही मोहब्बत करते थे, तो आगा जान के सामने डटकर खड़े क्यों नहीं हुए? क्योंकि तुम एक डरपोक आदमी हो। तुम्हें डर था कि अगर तुम मेरे लिए खड़े हो गए, तो आगा जान गुस्से में तुम्हें घर से निकाल देंगे और तुमने मुझे उस वक़्त अकेला छोड़ दिया। पहले मैं बहुत परेशान होती थी कि मुझे तुम क्यों नहीं मिले, लेकिन अब मुझे अल्लाह ताला के फैसले की हिकमत समझ आ गई है। तुम इस काबिल है ही नहीं कि तुमसे मोहब्बत की जाए और मुझे शायद तुमसे मोहब्बत नहीं थी, बस एक धोखा था। मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती। गुस्से और दुःख के आलम में वो अपने दिल की सारी भड़ास निकाल गए। तो इस गलती को मैं सुधारूँगा। एक बार मुझे मौका तो दो। मैं जानता हूँ कि तुम अभी मुझे चाहती हो और जुरेज तो तुम्हें कभी भी समझ में नहीं सकता। हम सारी ज़िंदगी साथ रहते हैं, इसलिए मुझसे बेहतर तुम्हें कोई नहीं जान सकता। एक कदम तो बढ़ाओ, मैं तुम्हें जुरेज से खुला दिलवाकर। उसके अल्फाज मुँह में ही रह गए जब अब्रिश ने खुला के लफ्ज़ पर तैश में आते उसके चेहरे पर ज़ोरदार थप्पड़ मारा। अपनी बकवास बंद करो और यहाँ से दफ़ा हो जाओ। थप्पड़ के साथ उसकी आवाज़ भी कमरे में गूंजी तो ग़ज़लान ने आंखों में सुर्खी लिए उसे देखा और कमरे से बाहर निकल गया। चलो ज़िमल, अब तुम यहाँ नहीं रहोगी। कुछ देर बाद वो ज़िमल को ज़बरदस्ती अपने साथ लेकर जा रहा था। अबरिश ने उसे रोकने की कोशिश की लेकिन वो उसे घसीटता हुआ अपने साथ ले गया। आपी, मुझे इनके साथ नहीं जाना। वो गली में भी यही पुकार रही थी जबकि अबरिश ने दरवाजे से उसे देखते खामोशी इख्तियार रखी, क्योंकि वो सबके सामने अपना और ज़िमल का तमाशा नहीं बनने देना चाहती थी।